सेलों का पार्श्व अर्थात समांतर क्रम संयोजन। तो जब दो या दो से अधिक सेलों को दो ओवेनिस्ट बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ध्यान रहे कि दो ओवेनिस्ट बिंदुओं के मध्य, जैसे यहां चित्र में आपको दो सेल है E1 और E2 विद्युत वाहक बल वाले, जिनके आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, दो ओवेनिस्ट बिंदु A और B के मध्य जोड़ा गया है। तो ध्यान रहे कि इसमें जो बिंदु A के साथ जोड़े गए दोनों सेलों के समान टर्मिनल होने चाहिए। इसी प्रकार B बिंदु से जो दोनों टर्मिनल जुड़ रहे हैं वो भी कैसे होने चाहिए? समान। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में समान टर्मिनलों को एक बिंदु के साथ तथा जो दूसरा टर्मिनल है उसको एक साथ जोड़ के दूसरे बिंदु से एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में जो धारा का मान है वो कैसा रहेगा? अलग अलग, परंतु विभवांतर समान रहता है। क्यों? क्योंकि सेलों को दो ओवेनिस्ट बिंदुओं के मध्य जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है। यदि कुल धारा I हो तब, अब जैसे यहाँ इस पर्पस में प्रवाह धारा हम कितनी मान के लिए चल रहे हैं? I। तो I का मान क्या होगा? I1 प्लस I2 के। तब I बराबर होगा I1 प्लस I2 के, समीकरण 1। अब हम पहले सेल के लिए बात करते हैं। तो प्रथम सेल के लिए इस सेल के द्वारा अब हम माने कि इस सेल के दोनों जो सिरे हैं A और B के बीच का व्यवहांतर कितना होगा? प्रथम सेल के लिए VA माइनस BB किसके बराबर होगा? E1 माइनस इसके आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन, और वो किसके बराबर है? I1 R1। BA माइनस BB किसके बराबर होगा? E1 माइनस I1 R1 के। तो हमें क्या मान ज्ञात करना है? I1 का मान। तो इससे I1 बराबर होगा, इसको पक्षांतरण करें, I1 बराबर होगा E1 अपॉन R1 माइनस BA माइनस BB बटे R1, और ये समीकरण 2। इसी तरह दूसरे सेल के लिए द्वितीय सेल के लिए भी इसके सेलों का व्यवहांतर क्या होगा? VA माइनस BB बराबर होगा E2 माइनस इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर विभव पतन, और विभव पतन कितना होगा? I2 R2 के बराबर। तो I2 R2, इससे I2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो I2 बराबर होगा E2 बटे R2 माइनस BA माइनस BB बटे R2, और ये समीकरण 3। अब हम इस सेल का तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट लें और आंतरिक प्रतिरोध को R इक्विवेलेंट के बराबर लें। अर्थात इस सेल, जो इन सेलों का कॉम्बिनेशन है, पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन है, उसको एक ऐसे संयोजन से विस्थापित किया हुआ मान लें इस तरह से, जैसे ये A सिरा है और इससे जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बराबर जो तुल्य विद्युत वाहक मान लेते हैं हम इक्विवेलेंट, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको R इक्विवेलेंट के बराबर, और यहां क्या है? B सिरा। तो अब A और B, यहां B सिरा है और यहां कौन सा सिरा है? A सिरा। तो A और B के बीच का व्यवहांतर क्या हो? यदि तुल्य विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट व आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तब VA माइनस BB बराबर होगा E इक्विवेलेंट
माइनस आई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि पर्वत में प्रवाहित धारा कितनी है? आई। तो इससे आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। तब आई बराबर होगा ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट माइनस बी ए माइनस बी बी बटे आर इक्विवेलेंट, और ये समीकरण 4। अब हम समीकरण 2, 3 व 4 से मान कहां रख सकते हैं? समीकरण 1 में। तो अगर समीकरण में 1 में मान रखें तो वो किसके बराबर होगा कि ई इक्विवेलेंट बटे आर इक्विवेलेंट माइनस बी ए माइनस बी बी बटे आर इक्विवेलेंट बराबर I1, और I1 का मान ये है, तो E1 बटे R1 माइनस बी ए माइनस बी बी बटे R1 प्लस, और I2 का मान क्या होगा? E2 बटे R2 माइनस बी ए माइनस बी बी बटे R2 के। और अगर इन दोनों समीकरणों, इस समीकरण के दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करें तब क्या निष्कर्ष निकलेगा? कि समीकरण, दोनों जो समीकरण है, इस समीकरण के दोनों पक्षों की तुलना करने पर E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर होगा किसके? E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। और BA माइनस BB दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको हटा देते हैं। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये समीकरण 5। अगर इसी समीकरण को हम व्यापक रूप में लिखना चाहें तो व्यापक रूप में क्या होगा? व्यापक रूप में n सेलों के लिए, ये 2 सेलों के लिए हमने निकाला था, अब n सेलों के लिए इसको हम लिख सकते हैं कि E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर होगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डॉट डॉट EN बटे RN। इसी तरह 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन RN, और ये समीकरण 6। उसी तरह यदि ये सभी सेल समान हो तब क्या होगा? E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर EN, और सबको किसके बराबर ले लेते हैं? E के। इसी तरह जब सेल सभी समान है तो इनका आंतरिक प्रतिरोध भी समान होगा, अतः हम क्या ले सकते हैं कि R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर RN, और सबको किसके बराबर ले लेते हैं? स्मॉल r के। यदि सभी सेल समान हों तब क्या होगा कि E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? E, क्योंकि हम सभी सेल समान है, अतः E1 E2 E3 की क्या जगह लिख रहे हैं हम? E, और R1 R2 R3 के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? R। तो E बटे R प्लस E बटे R n टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो हम इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स E अपॉन R। तथा यहां देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर क्या है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 R2 R3 के स्थान पर क्या लिख रहे हैं? R। इसलिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर होगा
किसके बराबर होगा? n टाइम्स r, n बटे r के। और ये समीकरण 7। अगर हम समीकरण 7 से देखें, अगर ध्यानपूर्वक देखें तो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और वो निष्कर्ष क्या है आप ध्यान से देखिए कि 1 अपॉन r इक्वलेंट किसके बराबर है? n अपॉन r, और n अपॉन r। तो यहां देखिए n अपॉन r के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन r इक्वलेंट। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि E इक्वलेंट अपॉन r इक्वलेंट किसके बराबर हो गया? n अपॉन r के स्थान पर लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन r इक्वलेंट इंटू E, और 1 अपॉन r इक्वलेंट से 1 अपॉन r इक्वलेंट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि जो E इक्वलेंट है वो बराबर किसके होगा? E के। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य विद्युत वाहक बल है वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब बात करते हैं कि यदि इस परपथ को या इन सेलों के संयोजन को बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा गया हो तो परपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? यदि n सेलों के संयोजन को R प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया हो तब प्रवाहित धारा, परपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? और धारा I बराबर होती है E इक्विवेलेंट कि परपथ का तुल्य विद्युत वाहक बल कितना है अपॉन परपथ का तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना है। टोटल प्रतिरोध कितना है कि बाह्य प्रतिरोध कितना है R प्लस सभी सेलों का, सभी n सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, और सभी आंतरिक सेलों का जो प्रतिरोध है, सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो है R इक्विवेलेंट के। अब E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट के मान हम कहां से रख देते हैं? समीकरण 7 से। तो इससे क्या हो जाएगा भाई कि I बराबर क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट किसके बराबर है? E के, E बटे R प्लस R इक्विवेलेंट किसके बराबर है? तो R इक्विवेलेंट, देखिए R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर है n अपॉन R के, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? R बटे n के। तो R इक्विवेलेंट किस क्या लिख सकते हैं हम? R बटे n। और अगर इसको सरल करें, n लघुत्तम लेके, तब क्या हो जाएगा? ये n e अपॉन n r प्लस स्मॉल r। अब यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो, यदि R इज लेस देन कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध, तब क्या होगा? तब इस समीकरण में हम n R की तुलना में R को नगण्य मान सकते हैं। तब I बराबर क्या हो जाएगा? तब I बराबर हो जाएगा n e अपॉन n r, n से n कैंसिल बराबर e बटे r। अतः हम क्या कह सकते हैं कि यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जोड़े गए जो सेल है उनका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारा प्राप्त होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा के लगभग बराबर होगी। अतः अगर ऐसी स्थिति हो कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध जो जिससे परपथ को जोड़ा गया है उसकी तुलना में बहुत कम हो, तब सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तब किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा जाना चाहिए। समांतर क्रम संयोजन में क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्योंकि उस स्थिति में n सेलों से जो प्राप्त धारा है वो
केवल एक सेल से प्राप्त धारा के लगभग बराबर होगी। स्थिति 2 कि यदि R इज मच ग्रेटर देन R, अर्थात सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि NR को R की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब परपथ में प्रवाहित धारा होगी NE अपॉन R, अर्थात N टाइम्स E अपॉन R, और E अपॉन R क्या है, एक सेल से प्राप्त धारा है। तो उस स्थिति में जो परपथ में प्रवाहित धारा है वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होगी। तो हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो सेलों का अभी अध्ययन किया उससे क्या सीखा कि यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो तो सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में जो तुल्य धारा प्राप्त होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होगी। और यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक हो तब सेलों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में जो परपथ में धारा प्राप्त होगी वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होगी। धन्यवाद।